अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज का हमारा लेसन है लेसन 39, रोल ऑफ़ इंग्लिश इन हायर एजुकेशन। अब आप लोगों को पता होगा कि आउट ऑफ कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो जितनी भी हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें मोस्टली इंग्लिश का रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी जो होती है वो इन यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड होती है। ठीक है, तो टॉपिक 229 देखिए, इसमें उन्होंने बताया है कि हायर एजुकेशन का और इंग्लिश लैंग्वेज का एक तरह से एक म्यूचुअल इन्फ्लुएंस है। ठीक है, आप कहीं पर भी अगर हायर एजुकेशन के लिए जाएँ, आउट ऑफ कंट्री जाएँ, हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी यही होती है कि आपकी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होने चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने टॉपिक 229 में बताया है म्यूचुअल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंग्लिश एंड हायर एजुकेशन। High rating of universities in English speaking countries, English facilitating international students and faculty। तो आप लोगों को पता है कि मोस्टली क्या होता है कि एशियन कंट्री से और साउथ एशियन कंट्रीज़ कह लें, यहाँ से यहाँ नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रीज़ जाते हैं हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो इंग्लिश की बेस्ड पर ही सेलेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर म्यूचुअल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंग्लिश एंड ऑफ हायर एजुकेशन में ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ और कॉन्टेम्परेरी यूनिवर्सिटीज़ की बात की गई है। तो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो ओल्ड टाइम की बात की गई है कि वो यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो लिमिटेड थी। उनमें क्या होता था कि वो मोस्टली अपनी ही कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को जो हैं वो अट्रैक्ट करते थे और वो नेशनल लेवल पर होती थी। लेकिन अगर कॉन्टेम्परेरी यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो ये क्या करते हैं कि ये स्टूडेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज़ जो होते हैं वो अराउंड द वर्ल्ड उन्हें अट्रैक्ट करते हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है, याद रखें और अपने वर्ड्स में इनको लिख दीजिएगा। उसके अलावा अगेन वही पॉइंट्स बताए गए हैं कि हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो लोकेटेड इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया है यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज़ में मोस्टली अगर देखा जाए तो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आइदर लोकेटेड इन यूएसए और यूके। अब यहाँ बताया गया कि यूनिवर्सिटीज़ नीड टू अट्रैक्ट टीचर्स एंड रिसर्चर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, कि जो यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो हाई रैंक पर होती हैं, उनकी यही कोशिश होती है कि वो अच्छे टीचर्स को जो है, अच्छे रिसर्चर्स को अट्रैक्ट करें ताकि उनकी जो है वो क्रेडिबिलिटी बढ़े उनकी यूनिवर्सिटीज़ की और वो जो है वो हाई रैंक पर आएँ। ठीक है, तो ये उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। बाकी आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ। टॉपिक 230 देखिए, ग्लोबलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड यूज़ ऑफ इंग्लिश। तो इसमें क्या है कि इंग्लिश जो है वो फैसिलिटेट करता है द इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ रिसर्चर्स, फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स। क्या होता है कि टीचर, स्टूडेंट और रिसर्चर्स को जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। अब यहाँ पर एक बोलोनी प्रोसेस की बात की गई है। ये ब्लोगना प्रोसेस नहीं है, बोलोनी प्रोसेस है। ये एग्रीमेंट साइन हुआ था इन 1999। इसका एम क्या था? आइडिया वाज टू मेक यूरोपियन एजुकेशन कंसिस्टेंट विद ब्रिटेन मॉडल, ब्रिटेन एजुकेशन। ठीक है, तो इसका ये आइडिया था। इसमें हार्मोनाइजिंग की गई थी यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन इन यूरोप अलोंग द लाइन ऑफ द ब्रिटिश मॉडल, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके अलावा यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स और मैंने हाईलाइट किए हैं कि फैसिलिटेट करता है ग्रेट मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट विद इन यूरोप, make European higher education more attractive to students from other countries। ठीक है, अब यहाँ इसका एम बताया गया है कि द यूज़ ऑफ इंग्लिश इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट, यूज़ ऑफ इंग्लिश इज़ इनकरेज्ड टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी फ्रॉम अदर कंट्रीज़। अब यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स और मैंने हाईलाइट किए हैं कि स्टूडेंट अट्रैक्टेड टू द हायर एजुकेशन इन एशियन कंट्रीज़, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान की बात की जाए, इंडिया की, सिंगापुर की, तो इन सारी कंट्रीज़ से जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते थे वो सेलेक्ट किए जाते थे। जैसे कि टोफल टेस्ट, जैसे कि हमने पीछे बात की थी, आईलेट्स का टेस्ट, तो उनमें पास होकर देन आप सेलेक्ट होते थे। और वीक स्पोकन इंग्लिश स्किल जो था वो कंसीडर किया जाता था बिगेस्ट बैरियर टू गुड जॉब्स, यानी कि अच्छी जॉब्स के लिए अच्छा स्किल होना चाहिए, अदरवाइज़ आप लोगों के लिए एक तरह से बिगेस्ट बैरियर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद टॉपिक 231 देखें। अब यहाँ पर भी इंटरनेशनल स्टूडेंट मोबिलिटी की बात की गई है कि मोस्टली क्या होता था कि हर साल मिलियन ऑफ स्टूडेंट जो थे वो ट्रैवल करते थे अनदर कंट्री टू स्टडी के लिए। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ अमंग द टॉप प्रेफरेंस, जैसे कि यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनकी सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होती थी। और इधर आप लोगों को पता है जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर हम देखें। उसके अलावा बताया गया कि यूनिवर्सिटीज़ इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ रैंक द हाइएस्ट ऑन लीग टेबल्स। उसके कुछ
बेनिफिट्स बताए गए हैं कि इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़कर ऑब्वियस सी बात है आप मार्केटिंग में और बाकी प्रोफेशंस में आपकी इनकम और उस लिहाज से आपको काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। आप ये खुद भी लिख सकते हैं, इसको एक दफ़ा जस्ट पढ़ें। मैं आप लोगों को सिर्फ ये कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज का हायर एजुकेशन का आउट ऑफ कंट्रीज़ में क्या रोल है, ठीक है। इंग्लिश सीन एज अ की ऑफ एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होंगे, आपको अच्छी जॉब्स मिलेंगी, आपको हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स मिलेंगे। उसके बाद यहाँ बताया गया न्यू कॉम्पिटिटर्स इन इंटरनेशनल हायर एजुकेशन। अब यहाँ बताया गया है कि रैपिड एक्सपेंशन हुई थी यूनिवर्सिटीज़ में उन कंट्रीज़ में भी जो कि नॉन नेटिव स्पीकिंग कंट्रीज़ थी, जो कि इंग्लिश को फ़ॉरेन पर्पसेस के लिए इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर यूज़ करते थे। वहाँ भी क्या हुआ था कि इंग्लिश को सिखाने के लिए न्यू कोर्सेज़ खोले गए, जिनमें हमारे पास यहाँ बताया गया चाइना, यहाँ पर चाइना की बात की गई है, उसके अलावा मलेशिया की बात की गई है, सिंगापुर, जर्मनी, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ इसमें आ जाती हैं। आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कंट्रीज़ इन यूरोप एंड एशिया ऑफरिंग कोर्स टोट थ्रू इंग्लिश, तो वो कौन सी कंट्रीज थी? वो चाइना, मलेशिया, सिंगापुर, जर्मनी थी, ठीक है। ये कंट्रीज़ के नाम याद रखिएगा। अब यहाँ हमारे पास टॉपिक 232 आ जाता है, जिसमें हमारे पास ट्रांसनेशनल एजुकेशन की बात की गई है। ट्रांसनेशनल जो होता है ये असल में ओवरऑल द वर्ल्ड बात की गई है, बैन अल-अक़वामी एजुकेशन की बात की गई है। तो उसमें उन्होंने बताया एजुकेशनल सिनेरियो 1990 में क्या क्या थे। तो टेक्नोलॉजी से काफ़ी कुछ किया गया था, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटीज़। डोमिनेंस, व्हाट इज़ डोमिनेंस? इट्स अ पावर, तो ये याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स जो थे वो खोले गए थे। अब ई लर्निंग का यहाँ पर काम किया गया। तो ई लर्निंग में क्या होता है कि ऑनलाइन जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, फ़ेस टू फ़ेस भी जो है वो काम किया जाता है। यहाँ पर बताया गया कि ब्लेंडिंग ऑफ ई लर्निंग विद फ़ेस टू फ़ेस लर्निंग, ठीक है। तो ये सारे काम किए गए थे, लेकिन ये लास्ट पर उन्होंने बताया कि ई लर्निंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, एक लेवल पर यहाँ पर आकर ये एहसास हुआ था कि जितना मर्ज़ी ई लर्निंग का प्रोसेस किया जाए, ऑनलाइन काम किया जाए, आपको ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जब तक आप लोगों से नहीं मिलते, आप लोग बेटर वे में चीज़ों को लर्न नहीं कर सकते। तो वो बताया गया कि अडेप्टेशन ऑफ ट्रेडिशनल पेडागोजिकल वैल्यूज़, तो इन सब की अडेप्टेशन की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर टॉपिक 233 है, जब ई लर्निंग या वर्चुअल लर्निंग जो थी उसको रिजेक्ट करने के बाद जो है फिर वो जॉइंट इवेन्यूज़ और ओवरसीज़ कैंपस खोले गए थे। यानी कि वो कंट्रीज़ जो कि आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, जिनमें हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने अपने कैंपस खोले थे डिफरेंट कंट्रीज़ में, ताकि डिफरेंट स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकें। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर्स एंड ओवरसीज़ ब्रांच कैंपस टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली बात है वो स्टूडेंट को अट्रैक्ट करते थे। स्टूडेंट होम कंट्रीज़ एज अ टारगेट मार्केट फॉर यूनिवर्सिटीज़ इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़। तो अब यहाँ पर ये इस वाले टॉपिक में से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो यूएस यूनिवर्सिटीज़ विद ऑफशोर कैंपस, तो ऑफशोर किसे कहते हैं? ऑफशोर कैंपस जो है ये ऑफशोर गैर मुल्की कैंपसेस की बात की गई है। तो यहाँ देखें यूएस यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो उसमें हमारे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी विच हैज़ अ कैंपस इन शंघाई एंड अबू धाबी, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न वर्जीनिया विच हैज़ अ कैंपस इन साइप्रस, वेबस्टर्न यूनिवर्सिटी हैज़ अ कैंपस इन थाईलैंड। उसके अलावा यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ विद ऑफशोर कैंपस, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये उनके भी 3 बताए गए हैं। मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ ईरान। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी विद ऑफशोर कैंपस, यूके यूनिवर्सिटीज़ विद ऑफशोर कैंपस, ठीक है। और इसी तरह जॉइंट वेंचर्स विद यूएस यूनिवर्सिटीज़ की बात की गई है। ये 4-5 पॉइंट्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं। मैंने अपने टाइम में सिर्फ ये यूएस यूनिवर्सिटीज़ विद ऑफशोर कैंपस किया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि ये वाकई में इम्पोर्टेंट है, और मेरे एग्ज़ाम में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ वाला आ गया था, तो फिर मैंने गलत ही लिखा था। उसके बाद टॉपिक 234 देखें, हायर एजुकेशन ट्रेंड। अच्छा जी, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, कंसिक्वेंसेस बताए गए हैं हायर एजुकेशन के। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि एक डिस्टिंक्शंस पैदा हो जाती है ग्लोबल एलीट इंस्टीट्यूशन में और लोकल स्टूडेंट्स में, या एंड दोज सर्विंग लोकल स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर शोइंग डाउन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट मोबिलिटी, तो क्या होता है कि वो लोग जो यहाँ तक रसाई हासिल कर लेते हैं वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, और फिर उनको ऑब्वियस सी बात है हर चीज़ में जो है वो बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन वहीं पर कहीं आकर कुछ तनाज़ात भी आ जाते हैं। तो ये कंसिक्वेंसेस खुद पढ़िएगा।
ऐसा चाहता नहीं है, लेकिन आप लोगों की इंग्लिश बेस्ट होगी, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट था सिर्फ इस पूरे टॉपिक में से ये जो 4 पॉइंट्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं विद ऑफशोर कैंपस, ये ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। बाकी इसमें यही बताया गया है कि हायर एजुकेशन का और इंग्लिश का क्या लिंक है और किस तरह एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो उसको लाइक किया करें, अप्रिशिएट किया। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।